एक बार फिर से मैथ्स फाउंडेशन में इरफान सर के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर नंबर 1 मैंने बताया आपको कुछ 4 टॉपिक पे बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो मैंने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब फोर्स का मैंने आपको पहला क्लास लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। फिर आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। फिर कूलम्ब फोर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर ये बताया कि कूलम्ब फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। फिर मैंने आपको बताया कि कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स का क्या लॉ है। फिर मैंने आपको कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला बताया। जब दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे हो और एयर में रखे हुए हो, तो मैंने बताया था कि फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला F इज इक्वल टू, फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। लेकिन यदि चार्ज एयर में नहीं हो बल्कि चार्ज किसी दूसरे मीडियम में हो, तब फिर मैंने आपको बताया कि फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मैंने बताया कि ये एप्सिलॉन 0 इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। और ये एप्सिलॉन जो है, ये मैंने बताया आपको कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया कि कौन सी स्थिति में कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव होगा और किस स्थिति में कूलम्ब फोर्स रिपल्सिव होगा, या कूलम्ब फोर्स के अट्रैक्टिव होने की क्या शर्त है और कूलम्ब फोर्स के रिपल्सिव होने के क्या शर्त है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ग्राफ दिखाया जिसमें कि कूलम्ब फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसका एक ग्राफ बनाया। कूलम्ब फोर्स डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसका एक ग्राफ बनाया। कूलम्ब फोर्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है, इसका मैंने आपको ग्राफ बनाया। और इस तरह से मैंने आपको ग्राफ के जरिए में बात समझाने की कोशिश की। आज हम आपको बताना चाहते हैं नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स का मेनली 4 नेचर होता है। कूलम्ब फोर्स का पहला नेचर है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट नेचर की बात करें हम लोग, तो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर चार्ज सिंगल हुआ तो फोर्स रिपल्सिव होगा, लेकिन अगर चार्ज डिसिंगल हुआ तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। कूलम्ब फोर्स का दूसरा जो नेचर है वो है इट इज सेंट्रल फोर्स। ये कह रहेगा इट इज सेंट्रल फोर्स। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंट्रल फोर्स होता क्या है। तो आइए पहले से डिफाइन कर लेते हैं। इट इज सेंट्रल फोर्स, दैट इज दिस फोर्स एक्ट्स अराउंड द लाइन joining the center of two charges. This force acts along the line joining the center of two charges. ये सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण किस दिशा में फोर्स लगेगा, इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए सेंट्रल फोर्स को यूज करके हम लोग फोर्स की दिशा मालूम करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज है यहां पे +Q,
यहां पे एक दूसरा चार्ज है प्लस Q1 और यहां पे एक तीसरा चार्ज है माइनस Q2। हम लोग प्लस Q चार्ज पर फोर्स की दिशा मालूम करना चाहते हैं। प्लस Q चार्ज पर प्लस Q1 चार्ज भी फोर्स लगाएगा और माइनस Q2 चार्ज भी फोर्स लगाएगा, लेकिन प्लस Q के कारण प्लस Q1 के कारण प्लस Q पर किस दिशा में फोर्स लगेगा, ये दिशा जानने के लिए हम लोग सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो कूलम फोर्स है वो इसी लाइन पर काम करेगा। ये लाइन के दाईं ओर भी हो सकता है और बाईं ओर भी हो सकता है। अब हम लोगों को देखना है कि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, और हम लोगों को ये पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है। इसलिए इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सन का फोर्स होगा, मतलब ये फोर्स इस चार्ज पर इस दिशा में लगेगा। इसे हम लोग F1 से लिखते हैं। उसी तरह से माइनस Q2 भी प्लस Q पर फोर्स लगाएगा, तो माइनस Q2 के कारण प्लस Q पर किस दिशा में फोर्स लगेगा ये जानना है। तो दिशा जानने के लिए एक बार फिर से हम लोग दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। नतीजा इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन पर लगेगा और वो इस दिशा में लगेगा। इसे हम लोग F2 से लिखते हैं। तो सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट से किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण किस दिशा में फोर्स लगेगा ये हम लोग दिशा मालूम कर सकते हैं। तो कूलम फोर्स का पहला नेचर है कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दूसरा है इट इज सेंट्रल फोर्स। तीसरा जो है उसे कहलाया जाता है कि इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। हमने आपको बताया है कि चार्ज Q1 के कारण प्लस Q पर F1 फोर्स लगेगा जो इस दिशा में लगेगा, और माइनस Q2 के कारण प्लस Q पर इस दिशा में फोर्स लगेगा। ये फोर्स F2 फोर्स कहलाता है। अगर हमने इसे लिखा F1 प्लस F2 तो इसे पढ़ा जाता है वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। इसे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। अगर किसी पार्टिकल पर दो या अधिक फोर्स लगते हो तो उन सारे फोर्स के बदले में एक नया फोर्स लिखा जाता है। मान लिया जाए कि यह नया फोर्स F है। इस फोर्स को यहां पे कैसे मालूम करेंगे, तो F1 और F2 को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और उसके बाद इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसे F से लेते हैं। ये F रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। इसे आप कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसे हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये दोनों इक्वल होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कूलम्स का फोर्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। चौथा जो नेचर है इसे कहते हैं इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोगों ने क्लास 11 में कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहा जाता है जिसमें कि वर्क डन बाय अ फोर्स
does not depend on path followed by the body, but it depends on initial and final position of body. तो ये जो कूलम फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि बॉडी के इनिशियल एंड पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कूलम फोर्स का 4 नेचर होगा। पहले को कहा जाता है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दूसरा है इट इज सेंट्रल फोर्स, तीसरा है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और चौथा है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कूलम फोर्स का क्या नेचर होता है। आइए हम लोग कुछ और आगे की बात करते हैं। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कूलम फोर्स के फॉर्मूला में जो एप्सिलॉन 0 इस्तेमाल किया गया है उसका क्या यूनिट होता है और क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट मालूम करते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट जानने के लिए या डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए पहले उसका फिजिकल फॉर्मूला लिखना होगा। तो कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पे हम लोगों को एप्सिलॉन 0 का यूनिट मालूम करना है और एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट मालूम करना हो या डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना हो तो आप उसे सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हैं। तो यहां पर एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं। अगर आप एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से आप एप्सिलॉन 0 का यूनिट भी मालूम कर सकते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला भी मालूम कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग मालूम करते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। आप देख रहे हैं यहां पर Q1 और Q2 चार्ज है और मैंने आपको बताया है कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इस चार्ज के लिए भी कूलम और इस चार्ज के लिए भी कूलम। तो कूलम और कूलम मिलकर के हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। नीचे फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, यहां पे न्यूटन लिखेंगे, और ये R जो कि डिस्टेंस है इसके लिए हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 का यूनिट हो गया। इसी तरह से हम लोग एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए आप एक बार इस फॉर्मूला को दोबारा लिख दें। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। आप जानते हैं कि Q1 और Q2 ये चार्ज है और चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो 80 हो जाता है। तो एक बार Q1 के लिए 80 फिर Q2 के लिए 80। ये 4 पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये फोर्स है और मैंने आपको बताया कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mn(t-2) और ये r है, इसके लिए डिस्टेंस है l स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml3 t का पावर -2। अब इसे आप और सिंप्लीफाई करेंगे, m को ऊपर ले जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, n ऊपर जाएगा तो l-3 हो जाएगा, t पर पावर 2 है ये ऊपर जाएगा तो t का पावर ये t का पावर -2 पर जाके प्लस हो जाएगा तो t का पावर 2 और t का पावर 2 मिलकर के 4 हो जाएगा और a स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m-1 n-3 t का 4 a स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी सीखा कि एप्सिलॉन 0 का क्या यूनिट होता है और एप्सिलॉन 0 का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए चलते हैं लोग कुछ आगे की बात करते हैं। अब हम लोग जानना चाहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एसआई यूनिट।
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एसआई यूनिट। आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है ये हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू, आप सभी को मालूम है कि पाई का वैल्यू होता है 3.14 और मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12। इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा 111.15 into 10 का पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां 10 का पावर -12 है, इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा 1/111.15 into 10 का पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप 10 का पावर 12 से 10 का पावर 3 निकाल लें। जब आप 10 का पावर 3 निकाल लेंगे तो यहां पर बचेगा 10 का पावर 3 और 10 का पावर 3 का वैल्यू होता है 1000। 10 का पावर 3 into 10 का पावर 9 divided by 111.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो आप इसे लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 111.15 into 10 का 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यदि आप 1000 को 111.15 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू लगभग 9 आता है। मतलब ये हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा आपको 9 into 10 का 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आइए एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने सीखा है कि कूलम फोर्स का नेचर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कूलम फोर्स का 4 नेचर होता है। पहला है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दूसरा है ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तीसरा है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। और चौथा था इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन 0 का क्या यूनिट होता है और एप्सिलॉन 0 का क्या फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। तो आप याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं कि प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। चार्ज का वैल्यू क्या होता है ये जानना होगा। नॉर्मली हम लोगों को ये कहा जाए कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोगों से ये उम्मीद किया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है इसका वैल्यू हम लोगों को मालूम है। अगर आपसे कहा जाए फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को यह मालूम है कि आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रोटॉन पे चार्ज का क्या वैल्यू है। अगर लिखा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स, तो आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का क्या वैल्यू होगा यह आप जानते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला चार्ज का जो वैल्यू है फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 1 प्रोटॉन के और इस पर चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19।
जब आपको कहा जाए फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, तो आपको अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज का वैल्यू जानना होगा। 1 अल्फा पार्टिकल बराबर होता है 3.2 into 10 to the power -20 कूलम। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स मिनिमम तभी होगा जब चार्ज का वैल्यू मिनिमम हो, और मैंने आपको बताया कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो अगर फोर्स मिनिमम कहा जाए तो चार्ज का वैल्यू आपको मिनिमम लेना होगा, और क्यू मिनिमम होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये चार्ज का वैल्यू। नॉर्मल केसेस में हम लोगों को चार्ज का वैल्यू अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू इस तरह से 1 मिली कूलम, इसके मतलब हुआ 1 into 10 to the power -3 कूलम। स्मॉल m स्टैंड फॉर मिली, और मिली के मतलब होता है 10 to the power -3। इसके बाद है 1 माइक्रो कूलम। अगर आपको 1 माइक्रो कूलम दिया है तो चार्ज का वैल्यू लेना है 1 into 10 to the power -6 कूलम। अगर आपको दिया है 1 नैनो कूलम, तो आपको चार्ज का वैल्यू लेना है 1 into 10 to the power -9 कूलम। मतलब ये होगी चार्ज हमेशा कूलम में होना चाहिए। मिली के मतलब होता है 10 to the power -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9। जब आपको लिखा गया है 1 पीको कूलम, तो इसका मतलब होगा 10 to the power -12 कूलम। अब आप चले आए डिस्टेंस के बारे में। सेकेंड आपको जानना होगा डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 10 to the power -2 ये आपको मीटर हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1 into 10⁻³ मीटर। अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, तो आपको मीटर में बदलना होगा 1 into 10⁻³ मीटर। तो इस तरह से अगर हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो पहले चार्ज को आइडेंटिफाई करना होगा और डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि हम लोग प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात जानने के लिए अगली क्लास का इंतजार करें। ओके, थैंक यू।